नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमसी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं और आप कंसेप्ट्स, नोट्स या सिलेबस को लेकर परेशान हैं, तो ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इस चैनल में हम यूजीसी नेट के द्वारा बताए गए सिलेबस को फॉलो करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स, पीवाईक्यू के साथ साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। अपने नोट्स बनाने के लिए मैंने अरिहंत की जो नेट की बुक है उसको फॉलो किया है। साथ ही साथ कुछ करंट के इवेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको भी मैंने बीच में ऐड किया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स है, ये जो प्लेलिस्ट चली है, ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप नेट एंड जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं या तो फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन की फील्ड में, तो आपको कंसेप्ट समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यानी जेआरएफ और नेट एस्पिरेंट्स के साथ साथ अगर आप इस लाइन में अभी स्टूडेंट ही हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि आप बाद में नेट का एग्ज़ाम देंगे, अपने एग्ज़ाम्स को लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए अपने कंसेप्ट को शार्प करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट से। सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अब सुनने में ये दोनों टर्म आपको सिमिलर लग रही होंगी क्योंकि दोनों में हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो है वो किस मीडियम से हो रही है, किस इंटेंशन से हो रही है और उसके हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उन सभी में जो डिफरेंस है वो इनमें डिफरेंस लाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बात करते हैं व्हाट इज मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन होता क्या है। अब जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मास का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, और कम्युनिकेशन हमें पता है कि बातचीत करना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ अपनी फाउंडेशन पे ध्यान देंगे। तो नाम से पता चल रहा है कि ये मास कम्युनिकेशन यानी एक बड़े ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करना। लेकिन वो कम्युनिकेशन किस तरह के ग्रुप के साथ हो रही है, लोगों का नेचर कैसा है, उनमें सिमिलरिटीज क्या है, ये सभी जो है हमें डिफरेंस लगेगा इसमें पता। तो मास कम्युनिकेशन में हमारा एक बेसिक काम होता है कि अपने व्यूज को, अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना है। अब वो लोग कैसे होते हैं, एक तो बड़ा ग्रुप होता है, हिट्रोजीनस एंड जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड ऑडियंस होती है। हिट्रोजीनस का मतलब होता है कि वो ऑडियंस होती है और ये मिक्स होती है, उनमें सिमिलर चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि उनकी एज सभी की डिफरेंट होगी, उनका जेंडर भी डिफरेंट होगा। इस तरह से हमारी जो ऑडियंस होगी, उनका सोचने का तरीका होगा, वो सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट होगी। इसमें मतलब है जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ऑडियंस। इसका मतलब है कि आप जो एक मैसेज देंगे वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लिए तो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि डेजर्ट के लोगों के लिए मैसेज है, तो वो सिर्फ डेजर्ट के लोग ही थोड़ी नहीं सुनेंगे, वो तो आपका पूरा इंडिया हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया, वो सभी सुनेंगे। तो आपका मैसेज जो है वो सभी लोगों के लिए होगा। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन की जो टर्म है वो सिर्फ एक जर्नलिज्म है, कि जो हम अखबार हो गया, टीवी हो गया, उस पे जो हम मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं वही जर्नलिज्म है। लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया फील्ड्स में अब बढ़ गया है। कुछ कुछ एग्जांपल्स मास कम्युनिकेशन के अगर हम कंसीडर करें तो एडवर्टीजमेंट्स होगी, जिसमें हम अपने जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लोगों के सामने लेकर आते हैं। वो भी हमारे व्यूज़ को शेयर करना होता है, मैसेजेस को शेयर करना हो गया कि ये नया प्रोडक्ट है, ये ऐसा ऐसा है, यहाँ पर मिल जाएगा, इतने समय में मिल जाएगा। ये भी हमारे मैसेजेस हैं। न्यूज़ तो पर्टिकुलरली ये जर्नलिज्म में आता है, लेकिन इसमें भी हम अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं, व्यूज़ को शेयर करते हैं। इस कंसेप्ट को हम ज़्यादा अच्छे से अभी कुछ समय में समझेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन रिलीजेस की। आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी पीआर टीम्स होती हैं, जो अलग अलग प्रोपोगेंडा को रन करती हैं। या तो फिर हमारी जो कंपनीज होती हैं, जैसे हमारा एक केस है कि नेस्ले में जब मैगी पे हमारे पास केसेस उठे थे कि इसमें लेड होता है, इसमें ये वाला मीट है, ऐसे है। तो उस टाइम पे लोगों ने रिपोर्ट्स के साथ बताया था, तो कंपनी जो थी वो क्राइसिस में चली गई थी। तो किस तरह से मैगी ने अपनी इमेज बनाई, वापस मार्केट को कैप्चर किया, ये सारा काम उनकी पीआर टीम ने किया, यानी लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाया। ये हमारा सब कुछ आता है मास कम्युनिकेशन में। एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम धीरे धीरे इसको समझते चलेंगे।
इसमें हमारी एक और चीज़ आती है कि मास कम्युनिकेशन अभी तो हम देखते हैं कि हम टीवी, रेडियो या फिर मोबाइल फ़ोन इनके थ्रू कर लेते हैं या हम पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं। इससे पहले जब ये चीज़ें नहीं थी, तब कैसे करते थे? मास कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन पहले लोग इसको मैन्युअली करते थे कि एक जो इंसान है वो एक ग्रुप में जाके बोलेगा, फिर उससे कोई और इंसान जाके दूसरे ग्रुप में बोलेगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन को पास करेगा। लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं। एक एक ही समय पे हम बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि की फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की मास कम्युनिकेशन के हमारे की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर रहेगा लार्ज एंड अनोनिमस ऑडियंस, कि हमारी जो ऑडियंस है उसके बारे में हमें पता नहीं है। एक तो वो बहुत बड़ी है, दूसरा वो हमारे नॉन नहीं है। वो वाइडली किसी भी एरिया में हो सकते हैं, अलग अलग एरिया से सुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी देश के सुन रहे होंगे। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आपके मैसेज को सुन सकते हैं। और जो एक इंसान होगा वो बहुत सारे लोगों के साथ एक टाइम पे कम्युनिकेट कर सकता है, वो भी सिंगल मैसेज से। द नेक्स्ट इज मैसेज इज क्रिएटेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल्स। ये तो हमें पता ही है कि जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं या एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो वो सभी जो मैसेजेस होते हैं या हम पोस्टर्स भी देखते हैं तो वो सभी मैसेजेस हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू ही चलते हैं। उन्हें पता होता है कि मैसेज को कैसे जनरेट करना है, क्या दिखाना है, इसको देखने के बाद लोगों के बीच में क्या उनके माइंड में एजेंडा चलेगा, वो सभी पहले से ही प्लान्ड होता है। और मास कम्युनिकेशन के प्रोसेस से सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कम हो गया है। एक न्यूज़ को कर दो तो वो पूरे इंडिया में लोग बहुत छोटे समय में देख लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तो एक छोटी सी आप क्लिप डाल दो, एक रील डाल दो, वो इतनी जल्दी वायरल हो जाती है कि कितनी जल्दी उसका एजेंडा बन जाता है। नेक्स्ट वी हैव हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मास कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगी, क्योंकि एक मैसेज को जनरेट करने के लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे जो उस मैसेज को जनरेट कर सकें। यानी एक अगर एक एडवर्टीजमेंट है तो उसको बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए होंगे, सेटअप चाहिए होगा, कैमरा प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे जो उसमें पार्ट ले सकें, क्रिएटिव माइंड्स चाहिए होंगे जो उसको शेप दे सकें। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई हो जाती है, तभी हमारी एडवर्टीजमेंट्स के बजट आपने देखे होंगे कि करोड़ तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिलेड और इनडायरेक्ट फीडबैक। अब हमने तो मैसेज जो है अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म से शेयर कर दिया, अब ऑडियंस उस पर जो है हमें फीडबैक एकदम से नहीं दे सकती है। अब तो सोशल मीडिया पे है ना कि आप कमेंट कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई एडवर्टीजमेंट टीवी पे रन हो रही है या रेडियो पे चल रही है या उसके पोस्टर्स लग रहे हैं तो उसका फीडबैक आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो इसमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा और समटाइम मीडिएटेड होगा। इसमें मीडिएटेड का मीनिंग रहेगा कि ऐसे तो नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया, अब एक पोस्टर लगा है दीवार पे, आपने उसको देख के दीवार पे कमेंट कर दिया या कुछ वैसा कर दिया, वो तो सब नहीं कर सकते हैं। मीडिएटेड होगा, या तो उस पोस्टर पे कोई वेबसाइट लिखी होगी उस पर आप कर देंगे, या तो फिर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ होगी तो उसके लिए राइट्स होते हैं और ज़्यादा न्यूज़ बनती हैं, तो इसके थ्रू भी उनको पता चलता है कि हमने वो मैसेज भेजा था, उसका रिस्पॉन्स में ये चीज़ आ रही है। तो इसमें जो फीडबैक होता है वो हमारा डिलेड होता है और इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट है पब्लिक मैसेज। एक ओपन मैसेज होता है जो सभी जनरल ऑडियंस के लिए होता है। इट मीन्स कि अगर वो कोई एक मैसेज हम भेजेंगे तो वो कोई प्राइवेट मैसेज नहीं होगा कि लिमिटेड टू दिस एरिया। अगर लिमिटेड टू दिस एरिया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन उस एरिया के लिए है, लेकिन लोग तो कहीं से भी देख सकते हैं। लोगों लोगों को लिमिटेड नहीं कर सकते, हम एरिया को लिमिट कर सकते हैं कि इस एरिया में ऐसा हो रहा है। अब जैसे कि हमारा मान लो कि इंडिया के किसी पार्ट में हमारे राइट्स चलते हैं, तो वो एरिया लिमिटेड होते हैं कि इस एरिया में चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो मैसेज होता है, जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है। तो वो पब्लिक मैसेज होता है, कभी भी उसमें प्राइवेट मैसेजेस नहीं जाते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि वाइड जोग्राफिकल रीच होती है। इट मीन्स कि जोग्राफिकल रीच बहुत ज़्यादा है, कुछ रीजनल नेशनल बाउंड्रीज नहीं है, पूरा वर्ल्ड उसको देख सकता है। सेम ही मैसेज सभी लोगों को पहुंचता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि मास कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास मीडियम कौन कौन से हैं और टाइप्स कौन कौन से हैं।
ठीक है। मतलब हम किन चीज़ों को यूज़ करके मास कम्युनिकेशन करते हैं और उनको हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वी हैव प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया हमारे पास बहुत समय से पहले से चलता आ रहा है और साथ में आप जानते होंगे कि आज़ादी के टाइम पे भी लोगों को कनेक्ट करने में प्रिंट मीडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था। इसमें प्रिंट मीडिया में हमारे पास आ जाते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसमें आगे आ जाते हैं हमारे टैबलॉइड्स, फिर हमारे पोस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम बाद में ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास आते हैं रेडियो, टेलीविज़न, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को यूज़ करते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। डिजिटल एंड सोशल मीडिया, ये आजकल सबसे ज़्यादा राइज पे चल रहा है। कोई भी चीज़ को अगर हमें नेशन वाइड हमें लोगों को कलेक्ट करना है, ग्लोबली कनेक्ट करना है, तो हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। इसमें न्यूज़ जो है वो बहुत जल्दी शेयर हो जाती है, हमारे मैसेजेस, हमारे व्यूज़ बहुत जल्दी शेयर हो जाते हैं और हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है। इसमें हमारे पास आते हैं वेबसाइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म्स क्या रहेंगे? हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी अभी चल रहे हैं वो सारे इस पे रहेंगे। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, इनका मेन काम रहेगा प्रमोशन एंड इमेज बिल्डिंग। ये नए नए एजेंडाज को लोगों के आगे लेके आते हैं जिससे लोग इनसे परस्यू करते हैं। पर परस्यू होता है कि ये अपनी बात को इस तरीके से समझाएंगे कि लोग भी मान जाएंगे कि हाँ जी, ये सच बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि जो हम इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो किस संदर्भ से किए जा रहे हैं। नाउ आई हैव इन्फॉर्म, सबसे पहली चीज़ है कि इन्फॉर्म करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोगों को अपनी बात शेयर कर रहे हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपने व्यूज़ बता रहे हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है हम उनको न्यूज़ बताएं, कुछ इवेंट्स हुए हैं वो बताएं, या कुछ ऐसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो कि इस दिन जो है यहाँ पर ये समारोह रहेगा और इस कैटेगरी के लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, सभी लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी और जो जो उसमें इंटरेस्टिंग कैंडिडेट होंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एजुकेट। हम मास कम्युनिकेशन के थ्रू आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें चलती हैं। रेडियो में हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, टीवी पे चलते हैं, और अब तो कुछ पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स चली हुई हैं, जैसे कि जिसमें सरकार की जो स्कीम्स हमारे पास चली हैं उनसे लोगों को अवेयर किया जाता है, या फिर एक सॉन्ग्स के थ्रू, जिंगल्स के थ्रू लोगों को समझाया जाता है कि इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होगी। इन सारी चीज़ों को लोगों के बीच में एजुकेट करने के लिए हम मास कम्युनिकेशन के थ्रू फैलाते हैं। नाउ आई हैव एंटरटेन। एंटरटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स हम फिल्म्स देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। आजकल शॉर्ट फिल्म्स चली हैं, डॉक्यूमेंट्रीज चली हैं, आपके नेटफ्लिक्स हो गए, ये सभी हमारे मास कम्युनिकेशन के मीडियम है और ये सभी चीज़ें लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ हो रही हैं। परसुएड, हमने बात की थी कि एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिकल कैंपेन्स, इसमें पीआर कैंपेन्स भी आ सकते हैं, कि ये अपना एक एजेंडा उठाते हैं, अपने व्यूज़ को इस तरीके से रखते हैं कि लोग मान जाते हैं कि हाँ जी, ये इंसान सच बोल रहा है और इस पर विश्वास करना चाहिए। तो ये लोगों को मेन काम इसमें परसुएशन का करते हैं। बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। अब सोशल मीडिया पे अगर हम अब पॉलिटिकल कैंपेन्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे अगर एक पार्टी जो है वो बहुत अच्छे से अपने सारे इवेंट्स को बताए, अपने सारे काम को बताए, अपने व्यूज़ बताए, और एक पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव ना हो, तो पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा किस साइड शेप होगा? जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, अपने बारे में वो ज़्यादा ओपन कर रही है, तो लोग ज़्यादातर जो अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे वो उसी साइड करेंगे, और ऐसी पार्टीज जो हैं उनकी जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को अच्छे से अपने बारे में बताया होता है। प्रमोट सोशल चेंज, हमारा एक पॉइंट ये भी रहेगा, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, उनको एंटरटेन कर रहे हो, उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, उनके ओपिनियन बिल्ड कर रहे हो, तो सोशल चेंज भी हमारे सोसाइटी में दिखेगा। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में लव मैरिज का कंसेप्ट हो गया, अलग अलग जो हमारे जेंडर्स निकल रहे हैं उनके लिए भी लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो लोग समझ रहे हैं। ये भी एक तरह से एक सोशल चेंज ही बताता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसमिट कल्चर। हम ग्लोबली कनेक्टेड है, मास कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबली सबको कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के कल्चर हम लोग शेयर करते हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, कि अगर
और सर्दियों में कोई आप हिल स्टेशंस में देखेंगे तो वहाँ पर कोट्स चले हैं, कोट्स हो गए, वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, इन सभी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है। लेकिन ये सारा जो फैशन हम फॉलो कर रहे हैं ये सारा तो वेस्टर्न है, और आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वो इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के वो सलवार सूट, साड़ीज पहनना, लहंगे पहनना, ये तो फैशन की बात होगी। हम रिलीजन में भी ऐसे करते हैं। इंडिया में लोग चर्च जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे फोटो खींचना, और वहाँ पर वेस्टर्न लोग जो हैं वो इंडियन के गायत्री मंत्र हो गए, योगा हो गए, इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी ट्रांसमिट कल्चर है। अब हमारे पास है एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, कि हम इसको कहाँ कहाँ पर मास कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम आता है इसमें एजुकेशन सेक्टर। मास कम्युनिकेशन से हम अपने मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, तो क्यों ना हम जो एजुकेशन है वो सभी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अब हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ना मैं आपके सामने बैठी हूँ ना आप मेरे सामने बैठे हैं। इस टाइम पे अगर मैं हिमाचल प्रदेश से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है इंडिया के किस कोने से या तो फिर वर्ल्ड के किस कोने से इस लेक्चर को सुन रहा हो। तो एजुकेशन सेक्टर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अकेडमीज़ हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं डिस्टेंस लर्निंग के लिए। अपनी वेबसाइट्स बनाकर उसमें कुछ लॉगिन डिटेल्स डाल के आप उनके लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप इलेक्शन टाइम पे देखेंगे तो मीडिया कितना ज़्यादा एक्टिव होता है, लोग भी कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं मीडिया पे कि नई इन्फॉर्मेशन क्या आई है। लोग इसके थ्रू, अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पोल्स चलते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है, तो वो लोगों का ओपिनियन देख रहे होते हैं कि पब्लिक ओपिनियन किस साइड बना हुआ है। इससे उनको पता चल जाता है कि आने वाले रिजल्ट्स क्या रह सकते हैं। वैसे ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बस पता करते हैं कि क्या रह सकते हैं ताकि पार्टीज उस हिसाब से अपनी आगे की तैयारी करें, अपनी नीतियों में बदलाव करें। इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं पब्लिक ओपिनियन हो गए, लोगों तक अपनी स्कीम्स को पहुंचाने के लिए। ट्रेड एंड कमर्स, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, राइज कर रही है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं, लोगों में कंजम्पशन ज़्यादा होती जा रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, क्योंकि तो ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है। ट्रेड एंड कमर्स के लिए मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखते हैं। सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों के, अब आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में प्रोटीन डाइट का जो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है कि हमारी इंडियन डाइट में ये कमी है, हमें अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड करनी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी सोशल मीडिया पे हमारे बाकी जो कैंपेन्स चले हैं, कुछ डॉक्टर्स को टीवी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वो इस तरह की बातें शेयर करते हैं कि हमें अपनी रूटीन में क्या चीज़ों को चेंज करना है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें अब ब्लड डोनेशन हो गया और तरह के टोबैको फ्री जो कैंपेन्स चले हुए हैं, इन सभी को लोगों के बीच में डाला जाता है ताकि वो अवेयर हो सकें। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज चलते हैं जिनमें हम ऑनलाइन सीखते हैं। कंप्यूटर सेक्टर के तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आप ऑनलाइन परस्यू कर सकते हैं कि आप एआई से ये सीखें, एआई सीख लें आप, ये C++, जावा, इस तरह के लैंग्वेजेस को आप सीख लें। तो ये सारी हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रो एंड मैक्रो कम्युनिकेशन के बारे में। माइक्रो कम्युनिकेशन क्या होती है? आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये छोटी कम्युनिकेशन है, यानी किसी छोटे लेवल पे की जाती है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है अपने सबॉर्डिनेट्स या हायर से। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है कंपनी में, तो वो उसमें कंपनी में रहते रहते ही अपने मैनेजर, अपने सीईओ, अपने एचआर या अपने जो बाकी कलीग्स हैं उनसे जो बातचीत कर रहा है उसे हम माइक्रो कम्युनिकेशन कहते हैं। आप समझ गए? माइक्रो कम्युनिकेशन क्या होती है? जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते ही जो वो एम्प्लॉई है वो अपने सबऑर्डिनेट से, अपने सीनियर्स के साथ जो कम्युनिकेशन करता है उसको हम माइक्रो कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात करेंगे हम मैक्रो कम्युनिकेशन के बारे में। मैक्रो कम्युनिकेशन क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि बड़ी है, यानी इसमें ज़्यादा लोग इंक्लूड होंगे, लार्ज ऑडियंस होगी इसमें हमारे पास बात करने के लिए।
तो इसमें क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन हमारी जनरल पब्लिक के लिए होती है, जैसे कि हमारी एडवर्टीजमेंट्स होगी या कोई रेडियो या टीवी पे कोई प्रोग्राम चला होगा, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक्रो कम्युनिकेशन होती है। इनमें बेसिक फर्क चल रहा है कि माइक्रो कम्युनिकेशन यानी छोटे लेवल पे हो रही है। इट मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, इसमें एक स्मॉल ग्रुप है और उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैक्रो कम्युनिकेशन में हमारे पास लार्ज ग्रुप है जिसमें वो ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक जर्नलिज्म पे। अब मास कम्युनिकेशन का हमने समझ लिया कि ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना। अब हम बात करें अगर जर्नलिज्म की, तो जर्नलिज्म से हम क्या समझते हैं? जर्नलिज्म से मोस्टली हम यही समझते हैं कि राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, जो भी हमारा न्यूज़ के रिलेटेड काम होता है उसे हम जर्नलिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है उसका पर्पस होता है लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पीरियोडिकल्स में शेयर होती है। हमारा ये वाला पॉइंट आप देख रहे होंगे, थर्ड पॉइंट, जिसमें मैंने पीरियोडिकल्स लिखा है। इसमें पीरियोडिकल्स का मीनिंग है कि कम्युनिकेशन को जो है एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बीच में किया जाता है। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर है, डेली हमारा न्यूज़पेपर आता है, कुछ हमारी मैगजीन्स होती हैं जो वीकली होती हैं, मंथली होती हैं, क्वार्टरली होती हैं। तो इस तरह से ये पीरियोडिकल्स में आती है इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस करंट अफेयर्स और न्यूज़ पर होता है। जर्नलिज्म क्या करता है? लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत करता है कि जो लोगों में ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि नया क्या चला है, क्या नई डेवलपमेंट हो रही है, तो इस तरह की चीज़ों को जानने वाले लोगों के लिए जर्नलिज्म होता है। जर्नलिज्म जो है हमारा एक फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो है जर्नल, जिसका मीनिंग है डेली रिकॉर्ड या डायरी, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स होते हैं इसमें किन चीज़ों की कलेक्शन होती है? जैसे कि हमारे करंट करंट अफेयर्स होंगे, इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन की जाएगी, इसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी के थ्रू। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म। शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म में। कितने तरह के जर्नलिज्म होते हैं? जर्नलिज्म से हम समझ गए कि न्यूज़ रिलेटेड काम जिसमें हो रहा है। तो अब कितनी तरह के जर्नलिज्म होते हैं? हर एक जो हमारा रिपोर्टर होता है उसको एक पर्टिकुलर बीट मिली होती है ना, BEAT, पर्टिकुलर बीट मिली होती है जिस पे वो काम करता है। वो होती है उसकी पर्टिकुलर नीश की, ये रिपोर्टर इसी फील्ड पे काम करेगा। तो कितने तरह के जर्नलिज्म होते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी तरह की बीट्स होती हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म में। हमारे पास फर्स्ट है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है हमारा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, फार्मर्स के इशू हो गए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या नई मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, इन सभी चीज़ों जो जिसमें कवर किया जाता है वो हमारा एग्रीकल्चर जर्नलिज्म होता है। जैसे कि हमारी इस तरह की इनोवेशंस चली हैं कि किस तरह से हम इरिगेशन को और अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ पे फार्मर्स को क्या दिक्कत आ रही है, वाटर रिसोर्सेज स्कार्सिटी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं, उन सभी को हम इसमें कवर करते हैं। अब हमारे पास है आर्ट्स जर्नलिज्म। नाम से पता चल रहा है आर्ट्स। ये ज़्यादातर जो भी जर्नलिज्म है ये सभी अपने नाम से ही पता चल जाएंगे कि किस बारे में है। आर्ट्स जर्नलिज्म, इसमें क्या होगा कि हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारे फिल्म, डांस, म्यूजिक जो भी ये चली हुई है उनके ऊपर जो रिव्यूज चले हैं, जो उनके ऊपर फोकस करने वाली न्यूज़ेस हैं, जिससे उनको पब्लिसिटी मिले, लोगों को उसके बारे में पता चले, तो ये सारी चीज़ें हम इस पे कवर करते हैं। जैसे कि हमारी कोई फिल्म होती है या हमारा कोई म्यूजिक होता है जिसपे हमारा कोई ट्रेडिशनल टच होता है या कोई ऐसी उसमें स्टोरी होती है हमारे ट्रेडिशन की, तो उन स्टोरीज को आगे उजागर किया जाता है। उसमें न्यूज़ के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि इस फिल्म का ये महत्व रहा है पहले। और कई बार ये इसी तरह की कंट्रोवर्सीज को भी कवर करते हैं। जैसे कि कोई हमारी म्यूजिक वीडियो होगी या कोई फिल्म होगी जिसमें किसी ट्राइब के ट्रेडिशन को गलत तरीके से बताया गया है या किसी सोसाइटी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है कि हम बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते हैं। अब बिजनेस रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास? कंपनीज, शेयर मार्केट्स, फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या चली हैं, इकोनॉमीज क्या हैं,
किस किस देश की क्या सिचुएशन चली हुई है, किसकी जीडीपी ग्रो होगी, किसकी लो रहेगी, उसने क्या ऐसे मेजर्स लिए कि वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया। इस तरह की जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो हमारी बिजनेस जर्नलिज्म में आती हैं। अब हमारे पास एक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल सेलिब्रिटी जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है कि सेलिब्रिटीज़ की जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स होती है ना, उनको लोगों को दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? वो इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, या तो उनको फिर स्ट्रीट्स में स्पॉट करेंगे कि ये यहाँ पर स्पॉट हुए या वहाँ पर स्पॉट हुआ। आपने कई ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो जिम के बाहर दिखते हैं, एयरपोर्ट्स में दिखते हैं, या तो उनके कुछ कैजुअल से इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, खाना खाते हुए इंटरव्यूज़ होते हैं। वो सारे होते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल के बारे में जान सकें, उनसे उनके माइंडसेट के बारे में जान सकें। और इसमें एक और चीज़ आती है, जो आप देखते हैं कि स्ट्रीट में सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स हो रहे हैं या किसी इवेंट्स पे सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो क्लिप्स कैप्चर होती हैं या जो आप वो कैमरा मैन देखते हैं, वो सारे पेपराजीज होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में पेप्स बोलते हैं। सिविक जर्नलिज्म के बारे में बात करते हैं। सिविक जर्नलिज्म में क्या करते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो खुद फील्ड्स पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके इश्यूज को जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और उनको लोगों के आगे लेके आते हैं। और ये लोगों के आगे जो आती हैं, इसके साथ ये सरकार की नोटिस में भी आती हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाता है। जैसे कि आपने बहुत से रिपोर्टर्स या ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो डायरेक्ट फील्ड्स पे उतरते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनको इंटरव्यूज के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि दिल्ली में आपको अगर इंसिडेंट याद होगा तो मुखर्जी नगर और जो भी हमारे यूपीएससी के मेन सेंटर्स हैं, वहाँ पर उस टाइम पे वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम चली थी और उसमें इशू उठा था कि जो वहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो किस कंडीशन में वहाँ पे रहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के रूम में विजिट करके रूम की हालत, वेंटिलेशन, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिविक जर्नलिज्म में आती हैं। इनके थ्रू सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो किसी नए इशू को जो है रेज कर रहे हैं लोगों के सामने। अगला हमारे पास आता है कम्युनिटी जर्नलिज्म। इसमें क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक रीजन होता है, जैसे हमारा टाउन हो गया, कोई कम्युनिटी होगी, कोई एक पर्टिकुलर रीजन होगा, उसी की रिपोर्ट्स को, उसी की खबरों को कवर किया जाता है। जैसे कि हमारे कुछ चैनल्स होते हैं जो अलग अलग ट्राइब्स को कवर करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि ये ट्राइब किस तरह के कपड़े पहनती है, क्या इनका खाना पीना है, क्या इनकी भाषा है, किस तरह से फेस्टिवल्स मनाते हैं। और इसको ज़्यादातर लोकल जर्नलिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये एक छोटे से एरिया तक ही लिमिटेड होती हैं। लेकिन इसमें जो है वो इन्होंने एरिया लिमिटेड किया है, जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं क्राइम जर्नलिज्म के बारे में। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्राइम, क्रिमिनल केसेस या फिर जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो फॉलो अप चलता है, उन सभी को ये कवर करते हैं। अगर कोई एक क्राइम हो जाता है तो उसकी स्टोरी को अगर कोई रिपोर्टर एक बार कवर करता है, तो उस स्टोरी में अगर कुछ न्यू फॉलो अप आता है तो वो रिपोर्टर उस फॉलो अप को भी कवर करता है, उस स्टोरी को वहीं पे नहीं छोड़ देते हैं। अगला हमारे पास आता है कल्चरल जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, लैंग्वेज या उनकी हेरिटेज, उनके ट्रेडिशन को लोगों के सामने लेकर आते हैं। अलग अलग सोसाइटीज़ के, अब जैसे राजस्थान का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, पंजाब का अलग है, तो इन सभी चीज़ों को जो लोगों के सामने उजागर करते हैं वो कल्चरल जर्नलिज्म का पार्ट होता है। अब हमारे पास आता है साइबर जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है, हमारा ये ऑनलाइन जर्नलिज्म की तरह वर्क करता है। जैसे हमारा एक जर्नलिज्म जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करता है। जैसे हमारा टीवी हो गया, टीवी में न्यूज़ चैनल्स आते हैं, प्रिंट प्रिंट मीडिया है हमारी, उसमें अलग अलग न्यूज़पेपर्स छपते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा रेडियो आ जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में आती हैं। और एक हमारा पैरेलल जो वर्क करता है वो सोशल मीडिया पे वर्क करता है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स बने हैं जो वहीं से ही लाइव कर देते हैं और लोगों तक बहुत जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़्यादा आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं। तो जिसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं इंटरनेट की हेल्प से और लोगों को न्यूज़ पहुंचाते हैं, उसे हम साइबर जर्नलिज्म कहते हैं। कि लोगों तक जो न्यूज़ पहुंच रही है वो उनके स्मार्टफोन से पहुंच रही है या तो स्मार्ट टीवी से पहुंच सकती है, लेकिन उसमें इंटरनेट का कोई ना कोई रोल होगा। अब हमारे पास है वेदर जर्नलिज्म।
वेदर जर्नलिज्म में क्या होता है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है, वेदर फोरकास्ट हो गए, क्लाइमेट कंडीशंस होगी, ताकि लोग इससे अवेयर हो सके कि इसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। एक तो आप जो डेली रोज सुबह देखते होंगे न्यूज़, अगर कोई टीवी में न्यूज़ देखता है तो उसे पता होगा कि अलग अलग जगहों का वेदर फोरकास्ट दिखाया जाता है कि कहाँ धूप रहेगी, कहाँ पे क्या रहेगी। लोग इससे जो है अपना दिन प्लान करते हैं पूरा का पूरा। और साथ में क्लाइमेट कंडीशंस का पता चलता है। वेदर हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो जो हम एक दिन दो दिन के लिए जो नोटिस कर रहे हैं उसको हम वेदर बोल सकते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस क्या होती हैं हमारी, जो हमारी काफ़ी लंबे समय तक एक वेदर का जो पैटर्न रहता है उसे फिर हम क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे कोई 10-20 साल तक अगर कुछ वेदर कंडीशन रहे, जैसे मान लो इतने टाइम तक हमें सूखा रहे या कुछ जलवायु परिवर्तन हो जाए, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाएं जिस वजह से, उसे हम क्लाइमेट कंडीशंस कहते हैं। तो इस तरह के जर्नलिज्म में हम ये कवर करते हैं हमारे वेदर, क्लाइमेट, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को हम वेदर जर्नलिज्म में कवर करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इसमें क्या करते हैं हम कि अलग अलग जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो खबरें होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उन्हें हम कवर करते हैं। जैसे कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। जब क्रिकेट मैचेस चलते हैं तो सभी लोग उन पे बिजी होते हैं, सभी लोग वही देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना होता है। तो उसकी जो फुटेज चली होती है, लाइव फुटेजेस जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती हैं, तो उसे हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कंसिडर करते हैं। अगला हमारे पास आता है पॉलिटिकल जर्नलिज्म। पॉलिटिकल जर्नलिज्म एक मान सकते हैं कि एक काफ़ी ज़रूरी रोल जो है वो जर्नलिज्म इसमें प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उनके थ्रू जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो लॉ बन रहे हैं, जो न्यू स्कीम्स आ रही हैं, इलेक्शन रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन लोगों तक जो पहुंचाई जा रही है वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म के थ्रू पहुंचाई जा रही है। अगला हमारे पास आता है साइंटिफिक जर्नलिज्म। इसमें क्या करते हैं कि अब जो साइंस रिलेटेड जो इन्वेंशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल इसरो ने जो चंद्रयान बनाया था, अब उसकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाना कि ये काम कैसे करेगा और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ों को कॉमन मासेस तक जो पहुंचाना है वो साइंटिफिक जर्नलिज्म में आता है। लाइफस्टाइल जर्नलिज्म, इसका ज़्यादातर फोकस लाइफस्टाइल के टॉपिक्स पे ही होता है, जैसे हमारी हेल्थ, फिटनेस, फैशन, फूड, ट्रैवल, इन चीज़ों पर ही ज़्यादातर इसका फोकस होता है। ये इसमें हमें बताते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कि कोई इंसान अपनी हेल्थ पे क्या ऐसी रूटीन्स को ऐड करे कि जिससे वो फिटनेस की तरफ बढ़ सके। और कई ज़्यादा ऐसे फैशन के चैनल्स भी होते हैं जिसमें आपको फैशन रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है कि आप कैसे चीज़ों की लेयरिंग करें या कुछ भी अच्छा करें जिससे आपका फैशन सेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। डिफेंस जर्नलिज्म में लोगों तक एक मिलिट्री फोर्सेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पहुंचाया जाता है, लेकिन एक सीक्रेट तरीके से। ऐसे भी नहीं बताते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज हो जाए। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी को तो ध्यान में रखकर ही इंफॉर्मेशन को आगे भेजते हैं। इसमें हमें किस तरह की खबरें कवर की जाती हैं, ज़्यादातर जो हमने वेपन्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से जो खरीदते हैं या जिन्हें हम खुद बनाने लगते हैं, किस तरह के एयरक्राफ्ट्स हम बना रहे हैं, शिप्स को हम मंगवा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जो कवर करता है वो हमारा डिफेंस जर्नलिज्म आ जाता है। अगला है हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक रिपोर्ट बनाने से पहले इन डेप्थ रिसर्च की जाती है, जिसके थ्रू एक न्यूज़ के, एक इंसिडेंट के बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बाहर आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि करप्शन हो रही है या फिर किस तरीके से रिपोर्ट्स को गलत बताया जा रहा है। तो इन सभी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लगती है, और जो रिपोर्टर इसको कवर करते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पार्ट होते हैं। अगला है हमारे पास कॉमिक ग्राफिक जर्नलिज्म। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कार्टून्स, कॉमिक्स को यूज़ किया जाता है कुछ न्यूज़ को बताने के लिए। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ कार्टून्स टाइप ग्राफिक्स बने होते हैं जिसके थ्रू किसी इंसिडेंट को शो किया होता है। एक दो कार्टून्स होंगे, उनके ऊपर वो मैसेज क्लाउड होगा और उस पर कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होगा। ये लोगों को एंटरटेन तो करते ही हैं, साथ ही ये न्यूज़ को भी दिखाते हैं। ये भी लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा मीडियम है। अगला आता है हमारे पास टैबलॉइड जर्नलिज्म। इसमें क्या, इसको हम ज़्यादातर येलो जर्नलिज्म के नाम से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास न्यूज़ होती है उसको हम ज़्यादा सेंसेशनल कर देते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एंटरटेनिंग तरीके से लिखते हैं जिससे लोगों का उस पर ध्यान जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए येलो जर्नलिज्म का। इसका पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है। अब आती है बारी की मेन डिफरेंस को जानने की मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म को। अब ये फोकस होता है कि हम अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें मेन मेन टॉपिक्स पढ़ें या फिर जो मेन मेन चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लें। लेकिन जो जो तैयारी फाउंडेशंस के साथ की जाती है उसमें आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम फोकस अपनी फाउंडेशन पे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन चीज़ों के मीनिंग पता होंगे तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और बनती जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं, हमने जो अभी पढ़ा है उसको एक छोटे पार्ट में कंसाइज करके पढ़ते हैं। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। तो हमारा मास कम्युनिकेशन क्या होता है? एक मैसेज होता है जो एक लार्ज ऑडियंस के लिए होता है, जो हेट्रोजीनियस हो सकती है। हेट्रोजीनियस का हमने क्या मतलब पढ़ा था? जिसमें हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, एज, जेंडर पे डिफरेंस मिलेंगे आपको, उनके माइंडसेट पे डिफरेंसेस होंगे। अब मास कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है? ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, उनको परसुएशन करता है और एंटरटेन करता है। परसुएशन का मीनिंग हमने समझा था कि लोगों से अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखना। अगला हमारे पास आता है कि फोकस ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। मास कम्युनिकेशन का ज़्यादातर फोकस होता है कि अपने मैसेज को शेयर करना है लोगों तक। इसमें हमारे आ जाते हैं पीआर, एडवर्टीजमेंट, फिल्म्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ें। जर्नलिज्म में क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस होती है वो न्यूज़ सीकिंग पब्लिक होती है, यानी एक ऐसी एक ऐसी ऑडियंस जो न्यूज़ के बारे में जानना चाहती है। जर्नलिज्म का मेन काम होता है कि जो वो लोगों को इन्फॉर्म करती है। इसका ज़्यादातर फोकस क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी पे होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर शेयर कर रहे हैं तो वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उसके सोर्सेज क्रेडिबल होने चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें कोई भी फैक्ट ऐसे खुद से ना लिखा हो, या फिर जो राइटर है वो अपनी जो न्यूज़ राइटर है वो अपनी साइड से कुछ और ऐड ना कर दे। ये इन सभी चीज़ों का ध्यान जर्नलिज्म में रखा जाता है। साथ में जर्नलिज्म में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हमारी जो प्रिंट है, जो डिजिटल न्यूज़ है, या जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने टीवी, रेडियो में, ये सारी चीज़ें हमारी जर्नलिज्म में आ जाती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है वो तो आपने अच्छे से समझ लिया है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। थोड़े से इस लेक्चर बेस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो पहले नेट में आ चुके हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जर्नलिज्म? A. Transmission of messages. B. Exchange of news and views. C. Promotion of products. D. Persuasion of audience. तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जर्नलिज्म को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो जर्नलिज्म है वो हमारी न्यूज़ के रिलेटेड है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज जो है वो मास कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो गया। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं है, परसुएशन ऑफ ऑडियंस भी नहीं है। ये सारे फीचर्स हमारे मास कम्युनिकेशन के हैं। इसमें जर्नलिज्म का है एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़। ये रहा हमारा आंसर। ये अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा, येलो जर्नलिज्म। इसका काम क्या होता है? न्यूज़ को एग्जैगरेट करके लिखना, एंटरटेनिंग तरीके से लिखना, जिससे लोगों का ध्यान इसमें जाए। येलो जर्नलिज्म आपको जहां भी दिखता है वहां पे आप ये वर्ड को ध्यान रखें, सेंसेशनलिज्म। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सेंसेशनलिज्म। अगला आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म? अब हमने कौन से टाइप का जर्नलिज्म इसमें नहीं पढ़ा। हमने बहुत ज़्यादा टाइप देखे, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा टाइप नहीं होता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, साइंटिफिक। इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जर्नलिज्म नहीं होता है? अगर थोड़ा याद करने की कोशिश की जाए तो एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि जर्नलिज्म का काम है न्यूज़ को स्प्रेड करना। तो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड न्यूज़ तो शेयर नहीं होती है। तो ये आएगा हमारा, इसका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नॉट अ टाइप ऑफ जर्नलिज्म, तो आएगा हमारा एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन? हमारा इसमें कौन सा ऐसा है जो मास कम्युनिकेशन का टाइप नहीं हो सकता है, यानी मास कम्युनिकेशन किसके थ्रू नहीं की जा सकती है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कन्वर्सेशन। अब आप देखिए, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, तीनों के साथ जो है हम एक मास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन कन्वर्सेशन से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन में नॉट पूछा है, नॉट अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर रहेगा टेलीफोन कन्वर्सेशन।
अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? ए, इमीडिएट फीडबैक, पर्सनल कॉन्टैक्ट, यूज ऑफ मास मीडिया, टू वे इंटरेक्शन। अब हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा मास कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन के लिए हमारा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? यूज ऑफ मास मीडिया, कि हम किसी ऐसे मीडिया को यूज करें जो ज़्यादातर लोगों से कॉन्टेक्ट कर सके। तो ठीक है, इसी के साथ जो है ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। हमने अपनी जो बुक है, जो हमारा सिलेबस है, उसके हमने एक टॉपिक कवर किया है जो आपकी फाउंडेशन को तैयार करेगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारी प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।